नमः संस्कृताय। नमस्कार। संस्कृत संगम चैनल में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का स्वागत है। यह चैनल संस्कृत भाषा को सरल व्यवस्थित तरीके से एवं सीखने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सटीक और जानकारी और समर्पित है। यह चैनल आपके लिए संस्कृत संगम के इस चैनल में आपको संस्कृत के साहित्य और व्याकरण दोनों की संपूर्ण जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं आधारित प्रश्न, उनकी पूरी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या आप तक पहुंचेगी। ठीक है। जैसे संस्कृत का साहित्य है वो डॉक्टर मनीष सर द्वारा और व्याकरण हमारे द्वारा आप तक पहुंचेगा। संस्कृत व्याकरण जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसमें सबसे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और जो संस्कृत व्याकरण का वर्ण विचार है, इसको अगर आपने, यही बेस है, यही प्रारंभिक ज्ञान है। जैसे हिंदी में ककहरा, वैसे संस्कृत में हमारा वर्ण विचार, हमारा माहेश्वर सूत्र, भगवान शिव जी ने नृत्य किया और वो नृत्य के समय जब नृत्य की समाप्ति हुई तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। उस डमरू की जो ध्वनि निकली उसको महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में सूत्रों के जाल को पिरोया। उनके मुख्य 14 सूत्र जो 14 बार डमरू की ध्वनि आई, उससे उन्होंने 14 सूत्र बनाए। इसे शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, 14 सूत्र, इन तमाम नामों से समझा और जाना जाता है। वर्ण विचार की में सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है हमारी, वो 14 है। कौन कौन सी है? आ, ई, ऊड़, री, ली, क, ए, ओंग, आई, औ, च, जो ये 1 से लेके 4 तक है, ये हमारा अच कहलाता है। अच, आय, औ, च, यहाँ का च और आ से शुरू है। पहले से लेके चौथे तक हमारा अच, ये स्वर है। और 5वें हा से लेके अंतिम जो हमारा इसका सूत्र है लण, वहाँ के हल है। तो पहले वाले हा, य, व, रट के हा से लेके हल के ला तक इसका हल अर्थात व्यंजन शब्द आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं। अब हम आपको जो बाबूराम सक्सेना आधारित वर्ण विचार है उस पर चलते हैं। आपके सामने बोर्ड पर वर्ण विचार की पीडीएफ दिख रही होगी। ठीक है। इसमें आप एक एक शब्दों को अक्षरशः समझते चलिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण, पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार माहेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया था, उससे ये 14 ध्वनियां निकली और उन 14 ध्वनियां को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में पिरोया। ये 14 हमारे माहेश्वर सूत्र
हैं। जो इस प्रकार हैं। पहला हमारा आ ई उ ड़, इसमें से 3 वर्ण आते हैं। जो हमारा ये अंतिम वर्ण है यह इत संज्ञक होता है, इसकी गणना नहीं की जाती, इत संज्ञक होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा एक आ ई उ, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई और ह्रस्व उ, ये 3 हमारे इसमें पहले वाले में आए। दूसरे सूत्र में री ली क, री ली क, तो इससे जो ये आखिरी हमारा वर्ण है यह हमारा इत संज्ञक है। तो यहाँ से री और ली 2 वर्ण ये आए। और हमारा जो तीसरा सूत्र है ए ओंग, इसमें हमारा ए ओ, ये 2 वर्ण इसमें गिने जाएंगे क्योंकि अंग हमारा इत संज्ञक है। और हमारा चौथा आय औ च, ये जो चौथा माहेश्वर सूत्र है इसमें आखिरी वर्ण इत संज्ञक है और आय और औ, ये हमारे जो संधि अक्षर हैं ये 2 आएंगे। तो अब इस तरह आप गणना करिए। प्रश्न बहुत बनता है, वर्ण विचार से बनता है, कौन से कितने ह्रस्व स्वर होते हैं, कितने दीर्घ स्वर होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे आ ई का जब मेल होता है तो ए बनता है, आ और दीर्घ ई का जब मेल होता है तो अय बनता है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं। तो आपके सामने ये 3 और 2, ये 5 हमारे ह्रस्व स्वर हैं। ठीक, और 4 हमारे दीर्घ स्वर हैं, 4 हमारे दीर्घ स्वर हैं। कुल मिला के हमारे 9 स्वर संस्कृत वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जब ये हमारे 9 हैं, पूछा जाता है मूल कितने स्वर होते हैं। प्रश्न ऐसे बनता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हमारे 5 होते हैं। प्रश्न भी कैसे, बाद में हम इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी कराएंगे। अभी हम बताते चल रहे हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं, कि कितने स्वर होते हैं, माहेश्वर सूत्र में कौन सी संख्या तक स्वरों का वर्णन किया गया है, मूल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं और संयुक्त स्वर कितने होते हैं। तो जो हमारे संयुक्त स्वर हैं वो 4 होते हैं, जो हमारे दीर्घ हैं ये संयुक्त स्वर ये 4 और 5 ये 9 स्वर हुए। 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर 14वें माहेश्वर सूत्र तक, शिव सूत्र तक हमारा हल है। हल अर्थात व्यंजन, हलों को ही व्यंजन बोला जाता है। जो हमारा ये 5वां है हा य व र ट, यहाँ पे हा, या, वा और रा, ये 4 व्यंजन आएंगे। जो रा है हमारा ये क्या हुआ, इत संज्ञक हो गया, इसलिए इसकी गणना नहीं की जाती है, ये इत संज्ञक होते हैं। अब आप 6वें सूत्र पर आते हैं। छठवां सूत्र जो हमारा है लड़,
इसके अंतर्गत केवल एक ला वर्ण आता है, क्योंकि ड़ा जो है इत संज्ञक है, टा इत संज्ञक है, तो यहाँ पे आपको 4, यहाँ आपको एक वर्ण दिखा ला। ठीक, ये माहेश्वर सूत्र अगर आपको पता है तो इससे बनने वाले प्रश्न कौन से आपके इत संज्ञक वर्ण हैं, कौन, इन्हीं से प्रत्याहारों की रचना होती है। जो प्रारंभ का हमारा होता है वर्ण, यहाँ से जहाँ आखिरी तक, जैसे अच, अच प्रत्याहार है तो यहाँ आ से लेके चा तक, अच अर्थात स्वर, स्वर हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं, माहेश्वर सूत्र के 1 से लेकर 4थे सूत्र तक हमारे स्वर अथवा अच आते हैं। 5वें सूत्र से लेके 14वें सूत्र तक हमारे हल, इसी में सब छुपा हुआ है। जैसे अच स्वर होता है, ये कितना, आ से लेके चा तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, और जो हल है हा से लेके 14वें सूत्र तक, 14वें सूत्र तक हमारा जहाँ पर हल आता है उसके हल अर्थात व्यंजन है। तो आप ये देख रहे हैं कि हा में कितने वर्ण आए, हा, या, व, रा, ये 4 वर्ण आए हमारे। फिर हमारे 6वें सूत्र में लड़, इसमें केवल एक वर्ण आएगा ला। बढ़ते हैं अगले सूत्र पर, 7वें, इयम गणनम, इयम गणनम, ये हमारा जो सूत्र है 7वें नंबर का, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, यहीं से आपको गणना करनी है। इयम न, ये हमारे 4 वर्ण आएंगे। जो माँ है वो इत संज्ञक है, इसलिए ये 5 वर्ण आएंगे। देखिए, ये इसका क्लू एक समझिए कि जब आए ये अनुनासिक या जो वर्ण हमारे आते हैं, व्यंजन आते हैं, ये किस, ये देखिए 7, हमारी नासिका का डिजाइन क्या है, 7 को उल्टा कर दीजिए। ये अनुनासिक व्यंजन या नासिक के वर्ण होते हैं, जो नासिका का, जब इसमें वर्ण विचार में आगे हम पहुंचेंगे कि इनका प्रयत्न क्या है, इनका कहाँ से ये स्पर्श व्यंजन स्वर हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, तब हम इस पे विस्तृत आपको बताते चलेंगे। अभी आप ये समझिए कि जो 7वां है वो हमारा इयम गणनम, यहाँ 5 व्यंजन वर्ण आते हैं। हमारा 8वें नंबर पे झ भ य, कभी कभी हमें आता है 14 सूत्र हमें पता होते हैं, लेकिन परीक्षा हाल का जो प्रेशर होता है वहाँ पूछ लेते हैं 8वें माहेश्वर सूत्र में निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो 4 दे देंगे। आई उड़, आपको झभय, घट धस, जब गड दस, तो उसमें ये क्लू साथ में लेके चलिए कि जो 7वें नंबर पे है इसमें नासिक वर्ण है, नासिका की डिज़ाइन ये हमारे 7वें पे आते हैं। 8वां आप देखिए थोड़ा सा बनाने में कठिनाई आती है, तो ये भी झंझट है, तो झंझट मतलब झब है, झा से झंझट, झा, तो झब है जो है हमारा ये 8वें नंबर पे आता है। इसके अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, 2 व्यंजन वर्ण आते हैं। 9वें नंबर पे हमारा घ ढ धश, तो घ ढ धश में हमारा जो ये घ ढ ध, ये 3 वर्ण आएंगे। जो छ है ये इत संज्ञक है। 10वें पे हमारा आता है ज ब ग ड दश, क्या आता है, ज ब ग ड दश। 10वां हमारा जो है अपने वर्ग का, अपने वर्ग का जो ये 10वां है हमारा ज ब ग ड दश, क्योंकि देखिए 10 आ रहा है और 10वें नंबर पर है। श इसका इत संज्ञक है, इसमें ज ब ग ड द, ये आपके 1 2 3 4 5 वर्ण आएंगे। ये हमारा 10
तो 10 आ रहा है, ये 10वें संख्या में 10वें नंबर पर है माहेश्वर सूत्र के। ये अपने अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है। देखिए का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा, ये अपने ता था दा, पा फा बा, ये सब अपने वर्ग का तीसरा है। तो ये आप देखिए कि आपका ये पांच वर्ण आते हैं 11वें नंबर पे। 11वां नंबर हमारा देखिए रेल की पटरी, दोनों एक एक करने से क्या बन रही है, रेल की पटरी। और ट्रेन हमारी जब एक धुन में चलती है, ये क्लू है समझने के लिए, क्योंकि परीक्षा हाल में कभी कभी हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। तो देखिए खा फ छ ठ थ च ट त व, तो जो हमारा व है यह इत संज्ञक है, और खफ छठत चटतौ, खफ छठत चटतौ, ये आपका क्लू कि 11वें नंबर पे हमारा खफ छठत चटतौ। एक धुन निकलती है पूरा बोलने में, क्योंकि सबसे अधिक वर्ण व्यंजन वर्ण हमारे 11वें नंबर पर आते हैं। ख फ छ ठ थ च ट। अब आप ये देखेंगे कि ये अपने अपने वर्ग का क्या है। क खा, प फा, च छा, ट ठा, त था, ये अपने वर्ग का आप देख रहे हैं कि इसमें दूसरा वर्ण आ रहा है खफ छठत चटतौ। अब आते हैं सूत्र संख्या 12 पर। 12वें नंबर पे हमारा कपय, कपय माहेश्वर सूत्र का 12वें नंबर पे कपय, या इसमें इत संज्ञक है और दो वर्ण आते हैं, दो व्यंजन वर्ण का और पा आते हैं। जो हमारा कपय है, कप, कप बचा, कप हमेशा हम 1 दर्जन लाते हैं, 12 लाते हैं, तो 12 क्या है, कपय। आप ये क्लू मैं बता रही हूँ जो कि परीक्षा हाल में काम देगा। अभी तो आप बस इसको ध्यान से देखते और पढ़ते चलिए, क्योंकि हम भी प्रतियोगी परीक्षार्थी रहे हैं और हमने परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। बिहार शिक्षक भर्ती में हमारा चयन हुआ था। तो यो परीक्षा हॉल में आते हुए प्रश्न कैसे गड़बड़ चलते हैं, ये जो क्लू है, जो कोडिंग हम अपनी तरफ से एज अ परीक्षार्थी बनाते हैं, वो बस आप तक पहुंचा रहे हैं, जो हमने अपने गुरुओं से सीखा है। तो आप ये देखिए 12 कप, ये का और पा जो वर्ण है ये हमारा 12वें नंबर पे है। और 13वें नंबर पे जब मैंने 2016 टीजीटी का इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि जो शकार हैं वो हमारे माहेश्वर सूत्र के किस नंबर पर आते हैं। ठीक, जब मैंने बताया कि 13वें नंबर पे आता है, तो उन्होंने कहा तीनों की संरचना बताइए, कैसे तीनों है। तो जैसे ये आप देख रहे हैं 13वें नंबर पे शा, तालव्य शा, मूर्धन्य शा और दंत शा, तीनों शा हमारे 13वें नंबर के सूत्र पर आते हैं। ये हमारा तालव्य शा है। ठीक, तालव्य मैंने अच्छे से पढ़ा था, हमारे गुरुजी का सानिध्य हमें मिला, उनका सहयोग मिला, जो कि मैं अच्छे से बता पाई, जो उनसे सीखा था वही चीज़ें मैं आप तक पहुंचा रही हूं। तालव्य शा, मूर्धन्य शा और हमारा ये दंत शा, ये हमारा दंत शा। क्या अंतर है इसमें, देखिए एक्चुअली ये शा तालव्य, इसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख विवर के जिस अंदर भाग को स्पर्श करती है, वहाँ से जब ध्वनि निकलती है तो उसी से उसका नाम, जैसे शा बोलिए,
तालव्य श बोलते समय जिह्वा हमारी तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको श। शांतनु, शिखर, ऐसे उच्चारण आप जब करेंगे तो यह तालु में हमारी जिह्वा स्पर्श करेगी, तो तालव्य श। मूर्धन्य श क्या है? ये शकार हमारा जो मूर्धन्य श है, जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जिह्वा हमारे मूर्धा को स्पर्श करती है। तालु को नीचे बोलते हैं और जो ऊपर का हमारा मुख विवर का ऊपरी हिस्सा है उसे मूर्धा बोलते हैं। तो जब आप श बोलते हैं, खुद बोलिए, तो वो मूर्धन्य श हुआ, मूर्धा को हमारी तालु स्पर्श कर रही है और इसलिए इसे मूर्धन्य श बोलते हैं। और जो तीसरा श है हमारा, इसको दंत श बोलते हैं। ये बोलते समय सा जब हम सहज ऐसे शब्दों का दंत श का उच्चारण करते हैं, समानता, तो जो हमारी जिह्वा है वो दंत को स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है, तो इसलिए ये दंत सा कहलाता है। ठीक है, ये तीनों सा मैंने बताया ना आपको 2016 टीजीटी में जब हमने इंटरव्यू दिया था, तो ये हमसे यही पूछा गया था कि शकार किस नंबर पे आता है, तो 13वें पे आता है। तीनों श कैसे हैं? तो तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं और दंत हैं। फिर इनकी क्यों ऐसे हैं? स्पर्श के आधार पे ऐसे हैं। इनको स्पर्श के आधार पे तीनों को अलग विभाजित किया गया है। अब 14वें नंबर पे आते हैं। 14वें नंबर पे हल, आखिरी ये हमारा है। इसमें से केवल हा वर्ण है, ला इत संज्ञक है। रा इत संज्ञक हुआ, या रा ये ला, ये आखिरी वर्ण जो होता है ये इत संज्ञक होता है, तो हा। इसीलिए ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत एक से लेके चौथे सूत्र तक हमारा अच है। अच अर्थात स्वर है। और जो हमारा 5वें से हय व रट के हा से लेके 14वें सूत्र हल के ला तक हमारा हल वर्ण आता है। हल अर्थात ये अच प्रत्याहार, पहला वर्ण और आखिरी वर्ण लेके प्रत्याहारों की रचना होती है। प्रत्याहार बनाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो जो वर्ण आएंगे, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आ जाते हैं और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। प्रश्न बनेगा, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, ह्रस्व स्वर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं या सभी आते हैं। तो जो हमारा अच है इसके अंतर्गत स्वर वर्ण आते हैं और जो 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक है हल वर्ण आते हैं। हल अर्थात व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण हमारे आते हैं। इस तरह आप देख रहे हैं कि माहेश्वर सूत्र, जो शिव सूत्र, माहेश्वर सूत्र, महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी की शुरुआत में इसी से माहेश्वर सूत्र से इन्होंने शुरुआत की। इसी से सारे सूत्रों की आगे विधियों की रचना हुई, प्रत्याहारों का निर्माण हुआ। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे आ ई ऊड़ में डा हल वर्ण है। तिन्हे प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या वर्ण होते हैं? ये जो हर वर्ण आ ई ऊड़ का अंतिम वर्ण है हड़ा, वो हल है, वो इत संज्ञक है, इत संज्ञक वर्ण है। इसे प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं शामिल करते हैं, नहीं सम्मिलित करते हैं। बढ़ते हैं अगले। प्रत्याहार वर्ण विचार आपने देखा। प्रत्याहार देखिए, माहेश्वर सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है। जो प्रत्याहार है हमारा, ये 2 वर्णों से बनता है।
एक प्रारंभ है एक आखिरी, दोनों को मिला के बीच में जितने वर्ण उसके आते हैं उससे प्रत्याहार बनते हैं। तो जो आप अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है प्रत्याहार के अंतर्गत। आदि वर्ण तो परिगणित होता है किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है। समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आपको आगे दिए जा रहे हैं, जैसे अच। अच हमने बताया संपूर्ण स्वर वर्ण हमारा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो आ ई उ री ली, तो यहाँ पे जो क है ए ओ ए औ। अब आप देख रहे हैं जितने भी हमारे आ ई उड़ कड़ा इत संज्ञक था छोड़ दिया गया, री ली क का इत संज्ञक था छोड़ दिया गया, ए ओंग ग इत संज्ञक था अंग इत संज्ञक था छोड़ दिया गया, आई औ च तो चा छोड़ दिया गया। लेकिन गणना हमारी आ से लेके आई ओ आई ए औ ऐ औ अच, तो यहाँ तक है बोला जाएगा लेकिन इसे छोड़ दिया जाएगा। तो आएंगे कितने वर्ण? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वर्ण हमारे जो स्वर हैं ये आएंगे। कुल स्वर की संख्या 9 है। मूल स्वर क्या है? जो ह्रस्व स्वर होते हैं। आ ई उ री ली, ली का दीर्घ नहीं होता, ठीक है। री जो हमारा ली है ये हमारा मूर्धन्य जो री है इसका दीर्घ होता ही नहीं है, और सबके दीर्घ होते हैं। आ का दीर्घ बड़ा आ, ई का दीर्घ बड़ी ई, आ ई। जब मुख विवर में प्रयत्न हम करते हैं बोलते हैं तो श्वास हमारा जब हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वो दीर्घ स्वरों में करनी पड़ती है। आ ई उ री ली, आ ई उ ऐ ए ओ ऐ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो इस तरह हमारे 5 ह्रस्व स्वर और 4 दीर्घ स्वर लेके 9 स्वर हुए। यहाँ प्रत्याहार के आदि वर्ण आ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण चा को छोड़ दिया गया है, क्योंकि चा को परिगणित नहीं किया जाता है। वो अंतिम वर्ण जो हल होता है, इत संज्ञक होता है, उसकी गणना नहीं करते हैं। आप माहेश्वर सूत्र अच्छे से सबको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। जब आप माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रवक्ता के आपके पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। टीजीटी में इंटरव्यू, यूपी टीजीटी में इंटरव्यू खत्म हो गया है, लेकिन केवीएस इन सब में है। तो माहेश्वर सूत्र हमारा वर्ण विचार वर्णमाला की शुरुआत है, प्रारंभ है, बेसिक है इसका, इसलिए यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं और पूछा भी जाता है। सरल, हमेशा सरल से कठिन की ओर की प्रक्रिया है हमारे शिक्षण अध्यापन इस कौशल में। तो सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा होती है, वैसे ही इसकी किसी भी भाषा की जो प्रारंभ होता है वो वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आज की कक्षा में हम वर्ण विचार के माहेश्वर सूत्र, उनके स्वर और व्यंजनों की, कल हम आपको प्रत्याहार, कितने प्रत्याहार हैं, उन प्रत्याहारों की रचना कैसे हुई है, उन प्रत्याहारों के जो प्रत्याहार हैं उनके बीच में कितने वर्ण आते हैं। तो प्रत्याहार कहीं पे मतलब टीजीटी की परीक्षा में 42 कहा जाता है और पीजीटी की परीक्षा में 43। यह भी एक विवादित प्रश्न बनता है, आयोग को पूछना नहीं चाहिए, लेकिन
पूछने पे फिर एक ही विकल्प दें कि 42 है, कभी कभी 41, 42, 43, 44 दोनों पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टीजीटी की परीक्षा तक 42 और पीजीटी की परीक्षा प्रवक्ता के स्तर की परीक्षा में 43 प्रत्याहारों की गणना की गई है। कल हम आपको प्रत्याहार की रचना, उनके बारे में, जैसे अच प्रत्याहार है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ऐसे इस पे विस्तृत व्याख्या चलेगी। आप सबका सहयोग उल्लेखनीय है। आप हमारे इस प्रयास को सहयोग प्रदान करिए और कल मिलते हैं फिर इसी समय यूट्यूब चैनल संस्कृत संगम, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।